हाँ, तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें जो हम डाउट सेशन जो हमने रखा है यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का चैप्टर नंबर 2 यानी कि एफएसएसएआई। चैप्टर नंबर 3 उसमें हमने क्या बात करी थी, हमने उसमें बात करी थी कि जो भी यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पर अथॉरिटीज को फॉलो करने होंगे। फिर कुछ जनरल प्रोविजंस हैं फूड को लेकर के चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर नंबर 5 में किसके बारे में है, जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इम्पोर्ट। तो ये 4 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जहां से बेसिकली क्वेश्चंस मेनली बनते हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। बाकी का क्या है कि बहुत एक या दो क्वेश्चंस बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इंपोर्ट वाला उसमें एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं, और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 18, उससे भी एक या दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो निकल करके आते हैं। बहुत ज्यादा उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई से रिलेटेड जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, सेक्शन नंबर 4 से लेके 17 तक जाएंगे। उसके बाद में 18 में हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर जाएंगे। फिर 19 से लेके 24 तक हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन नंबर 25 हम देखेंगे। तो इतने सारे सेक्शंस हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। कमेंट का इशू रिजॉल्व हो गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका नहीं हुआ एक बार आप रीज्वाइन कर लो, रिफ्रेश कर लो, हो जाएगा, है ना। अभी तो कोई इशू नहीं है ना, ठीक। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए अगर प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट है चैप्टर नंबर 2 में या फिर चैप्टर नंबर 3 में या चैप्टर नंबर 4 में, 5 में, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन नंबर 4 से लगा करके सेक्शन नंबर 25 तक अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, हमने लॉ में बहुत डिटेल में पढ़ा है। धीरे धीरे करके आप वो सेक्शंस भी याद कर पाओगे जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। तो आज हमें यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो आप बताइए जल्दी से, नहीं तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट है सेक्शन नंबर 4 से लेकर के सेक्शन नंबर 25 तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करें। ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं 11 नंबर सेक्शन एक बार रिपीट कर दें। 11 नंबर सेक्शन से रिलेटेड अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी सीएसी के बारे में कहता है सेक्शन नंबर 11, तो सेक्शन नंबर 11 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस भी हमने रखा है, तो उसी टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जब हम उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। फिर आता है सिलेबस हो जाएगा। हाँ, जैसे कि आप फूड एनालिस्ट की अगर बात करो, जैसे एक्ट में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, एक्ट के बाद में रूल्स या फिर रेगुलेशंस में बहुत तेजी से चीजें चलेंगी, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्ट में ज्यादा टाइम लगता है, एक्ट में हम ज्यादा टाइम देते भी हैं, और ज्यादा टाइम इसमें इस वजह से लगता है क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ये हमारा बेस होता है। अगर हमें कुछ भी नहीं आता है और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम फूड लॉ के साथ में, तो हम सबसे ज्यादा टाइम इसको देते हैं। जब हम सबसे ज्यादा टाइम इसको दे देते हैं तो फिर रूल्स में हमें इतना टाइम नहीं लगता है। मल्टीपल रेगुलेशंस में 2-2, 3-3 क्लास, 2-2, 3-3 क्लास करके हमारा एक एक रेगुलेशन कंप्लीट होता जाता है। वहीं अगर हम इस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और इसको हम ज्यादा टाइम देते भी हैं क्योंकि फूड लॉ का फाउंडेशन है। ठीक है जितेंद्र, जैसा कि आपने पूछा कि सिलेबस जो है हमारा मार्च तक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप फूड एनालिस्ट के लिए अपीयर कर रहे हो। एक तरफ आपका फूड केमिस्ट्री चल ही रहा है, अदर सब्जेक्ट्स भी चल रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट लगभग जा करके एक साथ फिनिश होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एक साथ फिनिश होगा। ठीक है, तो हम आज के एमसीक्यू अपने स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक पैनल में कितने मेंबर होते हैं, साइंटिफिक पैनल में मेंबर्स कितने होते हैं, इसको लेकर के एज पर लॉ कोई भी डिटेल हमारे लॉ में प्रोवाइड नहीं करी गई है। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि साइंटिफिक पैनल जो होता है, साइंटिफिक पैनल के अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं, तो इसको लेकर के कोई डेटा नहीं होता है और ना ही इसको लेकर के कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि एज पर लॉ ऐसा कोई प्रोविजन रखा ही नहीं गया है कि हम वहां पर 10 मेंबर रखेंगे या 12 मेंबर रखेंगे या फिर 15 या 20 मेंबर्स रखेंगे, ऐसी कोई लिमिट्स नहीं है। तो जब अगर कोई लिमिट्स तय नहीं करी गई है तो वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चंस हमसे बनेंगे नहीं। साइंटिफिक कमिटी में मैक्सिमम कितने होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कमिटी के बारे में भी अभी देखेंगे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है कि वहां पर आप देखोगे कि जो साइंटिफिक हमारा पैनल होता है, हर एक पैनल के वहां पर मेंबर्स वो होते हैं, एज अ मेंबर कौन होते हैं, वहां के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एज अ मेंबर होते हैं हर एक साइंटिफिक पैनल के। साथ ही साथ आपको 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो ये चीज हमें वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन एग्जैक्टली नंबर को लेकर के ऐसी चीजें है नहीं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, स्पेशली साइंटिफिक पैनल के केस में तो वैसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे,
क्योंकि जहां पर लिमिट तय होती है वहां पर क्वेश्चंस बनेंगे, जहां पर कोई लिमिट नहीं है वो डिपेंड करती है अथॉरिटीज के ऊपर डिसीजन में, तो उसमें कोई नंबर्स होता नहीं है कि लिमिटेड मिनिमम इतने नंबर्स होने चाहिए या मैक्सिमम इतने नंबर होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं देखने। जैसे कि 21 साइंटिफिक पैनल है, हाँ इंडिविजुअल चेयरपर्सन होता है। एट प्रेजेंट 21 साइंटिफिक पैनल है हमारे पास में, और ये साइंटिफिक पैनल आगे जाके बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। ये डिसीजन पूरी तरीके से डिपेंड करेगा फूड अथॉरिटी के ऊपर, यानी कि एफएसएसएआई के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है एफएसएसएआई हैज बीन मैंडेट बाय द, तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मैंडेट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एफएसएस एक्ट या फिर डब्ल्यूएचओ के द्वारा। एफएसएसएआई मैंडेट का मतलब यहाँ पर ये है, एफएसएसएआई यहाँ पर इन सारी चीज़ों को लेकर के जो फंक्शंस हो गए, लॉ में लिखे गए प्रोविजंस हो गए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना ही करना है। तो वो मैंडेट जो है वो किसके द्वारा यहाँ पर मैंडेट किया गया है, आपको ये चीज़ बतानी है। तो पहले का आंसर आपने किया सेंट्रल गवर्नमेंट, एफएसएसएआई हैज बीन मैंडेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैक्सिमम आंसर्स हैं, और सी ऑप्शन भी आया है फूड एफएसएस एक्ट 2006, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ए भी आंसर किया है और बहुत सारे लोगों ने बी आंसर किया है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हमें यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, दूसरी तरफ हमने देखा कि एफएसएस एक्ट 2006 भी है। तो यहाँ पर जो मेजर कंफ्यूजन हुई, और कुछ लोगों को हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर एफएसएसएआई में जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं, वो सारे इंप्लीमेंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे हमें यहाँ पर कंफ्यूजन देखने को मिली कि नंबर ऑफ ऑप्शंस हमें करेक्ट यहाँ पर देखने को मिले, बट करेक्ट है क्या? करेक्ट हमारा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो पहले तो एक्ट आया है, एक्ट के बाद में एफएसएसएआई बना है, या फिर आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशंस बने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मैंडेट नहीं होगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेट नहीं किया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के द्वारा मैंडेट किया गया। तो याद रखना, कभी भी हमें ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में ही आपने कई सारे लोगों ने यहाँ पर गलत किया, बट मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर सही किया। दूसरा क्वेश्चन आता है, अथॉरिटीज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एफएसएस एक्ट 2006। एफएसएस एक्ट 2006 में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर कौन सी अथॉरिटीज ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपको ये आंसर करना है। क्विकली, जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतना जल्दी हम इस क्लास को फिनिश करेंगे, यानी कि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें हम कुछ एडिशनल डिस्कशन कर लेंगे, जो भी जैसे कि आपके डाउट्स आ रहे थे। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से यहाँ पर आंसर करिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपने यहाँ पर आंसर्स किए हैं, एफएसएसएआई एंड सेंट्रल फूड अथॉरिटी है, एफएसएसएआई एंड एफएओ है, डब्ल्यूएचओ एंड एफएओ है, एफएसएसएआई एंड स्टेट फूड अथॉरिटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का एक आंसर जो है वो मैक्सिमम आंसर आया है हमारा। देखो यहाँ पर भी आप लोग गलती कर रहे हो, जिन लोगों ने यहाँ पर भी गलती करी उन्होंने देखा कि यहाँ पर एफएसएसएआई है, दूसरी तरफ सेंट्रल फूड अथॉरिटी है। आपको लॉ की क्लासेस में हमेशा बताया गया है कि जब फूड अथॉरिटी की बात करेंगे तो वो एफएसएसएआई की बात करेंगे। एफएसएसएआई या फूड अथॉरिटी कोई अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, एफएसएसएआई जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करेगी, स्टेट फूड अथॉरिटी जो कि स्टेट लेवल पे काम करेगी। सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में मिलकर के इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेंट्रल की तरफ से एफएसएसएआई कर रहा है और स्टेट की तरफ से स्टेट फूड अथॉरिटी कर रहा है। तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितने भी लोगों को डाउट था समझ में आया? पूजा, आपको आया समझ में? ठीक है, पीयूष आपको समझ में आया? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि एफएसएसएआई और फूड अथॉरिटी तो दोनों एक ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें कंफ्यूजन करेंगे, पेपर में हम गलत कर देंगे तो हमारा मार्क्स चला जाएगा और दोबारा से हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच section of the Food Safety and Standard Act 2006 contains the establishment of the Food Safety and Standard Authority of India। FSSAI का establishment जो हुआ है वो किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में हुआ है, आपको ये चीज बतानी है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 किस पर्टिकुलर सेक्शन के नंबर में किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में एफएसएसएआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करना है, किसी को भी गलत नहीं किया है और किसी ने भी यहाँ पर गलत नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगर हम 2 की बात करें तो सेक्शन नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा था, वहां पर हमें ये देखने को मिलता है सेंट्रल को एम्पावर किया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रल को एम्पावर किया जा रहा है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए तो उस टाइम पे सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा पूरा स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज है उसके ऊपर भी, तो पूरा कंट्रोल सेंट्रल का आ जाएगा। पहले वाले में तो आपको पता ही है कि इसके नाम के बारे में बताया गया, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड होगा और उसका नाम क्या है। सेक्शन नंबर 8 में आप क्या पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 8 में आप पढ़ते हो रिमूवल। रिमूवल किसका करते हो, रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट करेंगे पहले, उसके बाद में रिमूवल के लिए सेक्शन नंबर 8 बनाया गया है। क्लियर। हाँ, यूनियन को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के बताया। यूनियन मेंबर्स के बारे में नहीं बताया गया तनुश्री, वहां पर यह बताया गया है कि यूनियन के पास में कंट्रोल चला जाएगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी कंट्री में, और वहां पर इंडिया की सारी फूड इंडस्ट्रीज या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर को कंट्रोल करना होगा, तो पूरी की पूरी पावर जो है वो सेंट्रल के पास चली जाएगी, ऐसा बोलता है सेक्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी शुड बी वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ, इंजीनियरिंग की फील्ड में होना चाहिए या सोशल साइंस की फील्ड में या फिर फूड साइंस की फील्ड में या फिर मेडिसिन की फील्ड में उनको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा भी गया है, बहुत आसान सा है, बट ऐसे क्वेश्चन जनरली आगे पूछे जाने की बहुत कम उम्मीद है। लेकिन कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट में मध्य प्रदेश जैसे पेपर्स बनते हैं, जैसे मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी पेपर बना था, तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब हम लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जो मतलब आप क्लास में आए भी होंगे, आपने पेज पलट भी लिए होंगे एक्ट के, या फिर बस हेडिंग भी पढ़ ली होगी जो आपको पढ़ाया, तो आप वैसे क्वेश्चंस कर पाते। उसमें भी कुछ लोगों ने छोटी मोटी गलतियां कर दी, तो ऐसे पेपर्स जब बनते हैं तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फूड साइंस में उनका यहाँ पर बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन ये चीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, ये केवल और केवल चेयरपर्सन के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। चेयरपर्सन क्या है, चेयरपर्सन क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। दूसरी तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे सामने कि द चेयरपर्सन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 शुड इन द रैंक ऑफ, शुड बी इन द रैंक ऑफ, तो उनकी मिनिमम रैंक क्या होनी चाहिए अगर किसी को चेयरपर्सन के लिए अपॉइंट किया जाएगा, तो उनका बेसिक यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सबसे बड़ा जो पोजीशन है वो चेयरपर्सन का है, चेयरपर्सन से नीचे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो चेयरपर्सन जो है सबसे हाई रैंक ऑफिसर यहाँ पर होते हैं, उनके पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला जाता है कि भाई सेक्रेटरी होना चाहिए टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी होना चाहिए उनका रैंक, तभी उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में है तो नहीं। ठीक है, स्व एजुकेशन की फूड लॉ की बुक से कवर हो जाएगा, तो क्या क्लास के नोट्स अलग से बनाने होंगे? आप नोट्स मत बनाइए, जब आप पढ़ रहे हो तो आप बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये सेक्शंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे, उतना अच्छे से आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको याद करने में आसानी होती है। तो क्लासेस में जो भी सेक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं तो उनको बहुत कीवर्ड्स में लिख लिया करिए कि इस सेक्शन का ये मतलब है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी किस सेक्शन में है और इनका क्या काम है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये सब बातें जो हैं वो शॉर्ट में लिख लिया करिए। ठीक है, हाँ। तो सीईओ के पास में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके लिए ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास में फूड साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब ये चीज़ देखी नहीं जाती है। अब उनका प्रीवियसली मान लेते हैं कि कोई ऐसा था जिसको यहाँ पर फूड साइंस में उनका क्वालिफिकेशन था, फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया, तो उसके बाद में जा करके वो सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के थे, तो उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर लिया। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वहां पर ये मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास में फूड साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। क्लियर, ठीक ठीक। नहीं नहीं, सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए जनरली, ये यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन है सेक्रेटरी रैंक का। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं लोग, जो भी सेक्रेटरी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसमें भी ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर के होंगे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के होंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, सेक्रेटरी रैंक के होने चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर। फिर आता है
हु हेड द सिलेक्शन कमिटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का सिलेक्शन है और मेंबर्स का सिलेक्शन है, उनके सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है उस सिलेक्शन कमेटी को कौन हेड करता है? कौन हेड करता है? एक दो आंसर्स आ गए यहाँ पर। कौन हेड करता है? हेड करते हैं यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, किस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करते हैं? किस पर्टिकुलर सेक्शन में बात करते हैं? सेक्शन नंबर 6, याद रखना। सेक्शन नंबर 6 में सिलेक्शन कमेटी होती है, जो बेसिकली सिलेक्शन कमेटी को बनाती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ एफएसएसएआई। कौन से मेंबर? ऐसे मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे वो वैसे भी किसी ना किसी, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में उनका अपॉइंटमेंट हुआ एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो वो वैसे भी यहाँ पर एज अ मेंबर हो जाएंगे एफएसएसएआई में, तो उनको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए हमें कोई सिलेक्शन कमेटी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ऐसे मेंबर्स जो यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं होते हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है अपॉइंटमेंट के लिए, तो वहां पर सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है और उस सिलेक्शन कमेटी के जो हेड होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द मेंबर। अब ये क्वेश्चन आ गया सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का, जिसके बारे में अभी आप लोग पूछ रहे थे एक लोग। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आप बताइए। ठीक है, यहां पर मेंबर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, या फिर चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी। क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? सेक्शन नंबर 11, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। कहीं कहीं पर सीएसी लिखा होता है, तो सीएसी के दो, आपको कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। सीएसी जनरली दो जगह पे यूज होता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के केस में भी यूज होता है और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के केस में भी यूज होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि डेजिग्नेटेड ऑफिसर के बारे में तो हमने नहीं सुना। हमने जब देखा कि जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होती है वहां पर हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री भी होंगे, फिर हमने देखा यहाँ पर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी भी होंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं, वो सारे यहाँ पर एज अ मेंबर होंगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर नाम से यहाँ पर कुछ भी हमारे लॉ में नहीं मेंशन किया गया है कि उनका होना जरूरी है, और साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी तो होने चाहिए, तो इससे हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंट बाय 2 मेंबर्स इन द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। पीछे जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है फिर से। यहाँ पर सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी में जब आपने देखा होगा तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्रुप है जो नहीं होता है। ठीक है, फूड इंडस्ट्री, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर कंज्यूमर, या फिर रिटेलर्स। क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग लाइव हैं, लेकिन कुछ ही लोग कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक बार लिख भी देंगे ना, तो वो भी क्या होता है कि इससे आपको पता चलता है कि भाई हाँ, आप गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ गलत करोगे तो ठीक है, बट पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर आंसर करना चाहिए, आंसर करना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। सिद्धेश्वर गोयकर, जैसे कि आपने सी किया है, सी नहीं होगा यहाँ पर, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखोगे कि आपको यहाँ पर फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और कंज्यूमर्स ये सारे देखने को मिलेंगे डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में हमने देखा हर एक स्टेट के होते हैं। तो रिटेलर्स यहाँ पर जनरली नहीं होता है, रिटेलर्स यहाँ पर नहीं होता है, मतलब रिटेलर्स ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स है यहाँ से नहीं होता है कोई भी, और बाकी 2 मेंबर्स ईच डिपार्टमेंट से होते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, जब आप सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में पढ़ोगे, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में किस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन नंबर जो हमारा है 11 है, सेक्शन नंबर 11 में सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताया गया। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो कुछ मेंबर्स से मिलकर के बनती है, तो उसमें बोला जाता है कि यहाँ पर जो 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स यानी कि ईच डिपार्टमेंट से बात हो रही है, फूड इंडस्ट्री से भी होंगे, एग्रीकल्चर से भी होंगे और कंज्यूमर से भी होंगे, लेकिन रिटेल से होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में जिक्र नहीं है, और रिटेल से होते भी नहीं है। रिटेलर्स
ऑर्गेनाइजेशन से या फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट से जो भी रिटेलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वहां से मेंबर्स नहीं होंगे बेसिकली, बाकी सारी जगह से होंगे। इसके साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होंगे, ऐसा हमने पीछे भी देखा था। साथ ही साथ चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी होंगे, ये हमने पीछे देख लिया था। तो इन सभी लोगों को मिला करके ये पूरी क्या बनती है, कमिटी बनती है हमारी सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 में जब ये कमिटी बनती है तो यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और जो नहीं होते हैं वो आप यहाँ पर मार्क कर देना, बस इतना सा आपको करना है। यहाँ पर कंज्यूमर कैसे होता है, अदिति आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं। ठीक है, हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब हम बात करते हैं साइंटिफिक कमिटी की तो वो अलग है, साइंटिफिक पैनल की वो अलग है, फूड अथॉरिटी के मेंबर्स की बात करें तो वो अलग है। तो ऐसे हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। क्लियर है इतना, कुछ और कंफ्यूजन है आपको? कंज्यूमर कैसा होता है, मैं समझा नहीं ये क्वेश्चन जो है अदिति आपका। सीएससी के मेंबर कंज्यूमर, सीएससी का मेंबर कंज्यूमर कैसे होगा? हाँ, नहीं होता जनरली। ठीक, ठीक है, क्लियर है ना इतना? ठीक है, पीछे ही हमने देख लिया था जो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी जो होते हैं। अब ये साइंटिफिक कमिटी के चेयरपर्सन है, ये यहाँ पर कैसे होंगे, क्योंकि एक जगह पर ये ऑलरेडी है तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे यहाँ पर। तो कौन कौन होता है, फूड इंडस्ट्री से होते हैं, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी होते हैं, लेकिन एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर, इन सभी जगह से दो दो लोग होते हैं। क्लियर है? कंज्यूमर अफेयर्स नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। जब भी आप इस तरीके की चीज़ों को पढ़िए तो एक जगह लिखिए सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, एक जगह लिखिए साइंटिफिक कमेटी, और एक जगह लिखिए फूड अथॉरिटी, और उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उनके बारे में अलग अलग लिखिए। तो एक ही पेज पे आप लिखिए, ठीक है, एक ही पेज पे सभी को सामने लिखिए एक जगह पे। इससे आपको पता रहेगा इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और ये क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एज। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करना। चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी, अब यहां पर एक और कमिटी आई। आसान लगता है, जब ये सब एक साथ आता है ना तो बहुत कंफ्यूजन करता है। साइंटिफिक कमिटी है, इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी एज। बताओ कैसे होगा? द चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से क्विकली आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए। एक ही सेक्शन से रिलेटेड, यहां पर सेक्शन नंबर 11 से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जनरली क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन नंबर 11, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें। तो यहां पर हमने पीछे भी देखा, अब यहां पर ये क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे होगा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा, स्पेशल इन्विटीज नहीं होगा, ऑब्जर्वर भी नहीं होगा। वो यहाँ पर जो होगा वो एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ऐसा पीछे भी अभी हमने देखा था। तो 9 का ए कैसे हो जाएगा, 9 का ए कैसे हो जाएगा, 9 का ए नहीं होगा। ठीक है, मिलन कुमार परिदा, 9 का ए नहीं होगा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते जाइए, जब भी आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं उस क्वेश्चन के सामने ये सारे पॉइंट्स लिखते जाइए, इससे अच्छा रिवीजन कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, टाइम हो रहा है धीरे धीरे। द फूड अथॉरिटी कंप्राइजेस 22 मेंबर्स ऑफ विच वुमेन शैल मेक अप 2। तो वुमेन का नंबर पूछा है यहाँ पर, कितने मेंबर होते हैं, 22 होते हैं, उसमें आपको बताना है जो वुमेन होती हैं उनका नंबर कितना क्या होता है, 10 का बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 मेंबर्स होते हैं जो कि वुमेन होना जरूरी है, उनका रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। तो हमारे लॉ में ये चीज भी यहाँ पर रखी गई है। फिर आता है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी मस्ट बी। फूड अथॉरिटी का जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं
उनको लेकर के बोला जा रहा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के होने चाहिए, या फिर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका क्या बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम रैंक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एज पर लॉ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पर याद रखना है ना, क्या होता है यहाँ पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ मतलब मिनिमम ये रैंक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन द फूड अथॉरिटी इज। कंज्यूमर अफेयर या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के पीछे अभी हम बात कर रहे थे, उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक नया क्वेश्चन हमें देखने को मिला, इसको आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होना चाहिए, 12 का क्या होना चाहिए। ठीक है, 12 का क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है, 2 मेंबर्स होते हैं। 12 जो 22 मेंबर्स होते हैं, उन 22 मेंबर्स में जब आप देखोगे, जैसे कि कितने मेंबर्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं, 22 प्लस 1 होते हैं। 22 प्लस 1 में आपको बस इतनी चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो 7 एक्स ऑफिसियो होते हैं, जो 7 होते हैं वो बेसिकली एक्स ऑफिसियो होते हैं। ठीक है, इनका हिसाब किताब जरूर याद रखना। ये जो 7 एक्स ऑफिसियो होते हैं, ये जो एक्स ऑफिसियो होते हैं, ये कहाँ से होते हैं, इसके लिए एक चीज याद रखना, अ कोको फ्लैश। ठीक है, ए फॉर एग्रीकल्चर, सी ओ फॉर कॉमर्स, ये यहाँ पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में फूड इंडस्ट्रीज हो जाएगा, उसके बाद में लेजिस्लेटिव अफेयर हो जाएगा, एस फॉर यहाँ पर स्मॉल स्केल हो जाएगा, एच फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसको लिख लेना, आ कोको फ्लैश, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, ये याद रखना आप, इससे आपको ये पता रहेगा जो 7 एक्स ऑफिसियो होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ए फॉर एग्रीकल्चर, सी ओ फॉर यहाँ पर हमारा कंज्यूमर हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा, और फूड इंडस्ट्री हो जाएगा, लेजिस्लेटिव अफेयर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल स्केल हो जाएगा, और हेल्थ हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, याद करने का तरीका है सबसे अच्छा, 1 मेंबर जो होता है वो रिटेलर्स से होता है, 1 मेंबर जो होता है वो रिटेलर्स से होता है। ठीक है, रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन से होता है, याद रहेगा ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, आपके काम आएगा बहुत ज्यादा। आगे चलते हैं। फिर आता है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड फ्रॉम। जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लेकर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है, जो 22 मेंबर्स होते हैं उसमें 7 निकाल दीजिए, बट जो 15 होते हैं उसमें से ही आपको बताना है यहाँ पर उनका सिलेक्शन कहाँ से होता है, जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। 13 का सी, तो जोन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल नंबर 1। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लगभग कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 मेंबर्स होते हैं और इनको रोटेशन वाइज हम सेलेक्ट करते हैं। 3 साल भाई तुम रह लो, 3 साल तुम रह लो, 3 साल तुम रह लो, जिससे सारे स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कवर हो जाए। तो कितने टाइम के लिए हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट करते हैं, 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, 3 साल एक को किया, उसके बाद में कुछ टाइम बाद फिर 3 साल किसी और को किया, ऐसे करके हम रोटेशन वाइज करते रहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें किस पर्टिकुलर सेक्शन में करी जाती हैं, सेक्शन नंबर 5 में करी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी इज। तो इनका यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, जल्दी से बताइए। टर्म ऑफ ऑफिस, चेयरपर्सन का जो टर्म ऑफ ऑफिस है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ जो मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना होता है, कितने समय के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, कितने समय के लिए अपॉइंट करते हैं, 3 ईयर्स के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है द मैंडेट असाइन टू द फूड अथॉरिटी। द मैंडेट असाइन टू द फूड अथॉरिटी वो क्या क्या है। ठीक है, फूड अथॉरिटी को कौन कौन से काम यहाँ पर एज पर लॉ सौंपे गए हैं। लेइंग डाउन द साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल ऑफ फूड टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी
या फिर टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो यहां पर सारे काम एफएसएसएआई करता है। एफएसएसएआई भाई सारे काम करता है। स्टैंडर्ड्स बनाने का काम फूड सेफ्टी को लेकर के यहाँ पर काम करता है, कैसे उस चीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए। टू रेगुलेट द, यानी कि किसको फैसिलिटेट करता है, बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी, और इनको रेगुलेट करने का काम, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर। गलत मत करना, इसको तुरंत बताओ इस क्वेश्चन को क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 का बी हो जाएगा हमारा। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है सेक्शन नंबर 11 में, और इसके फंक्शंस के बारे में नेक्स्ट इसके बाद वाले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 12 में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी डज नॉट कंटेन विच ऑफ द मेंबर। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि सेक्शन नंबर 12 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विथ function of the central advisory committee, scientific committee, officers and the other employees of the food authority, या फिर general principles to be followed in the administration of act। क्या सही होगा यहाँ पर, क्या सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, वो रिपीट हो गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। ठीक है, तो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है उसके फंक्शंस के बारे में हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, सेक्शन नंबर 12 में। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं तो डायरेक्टली सेक्शन पूछ लेता है बस। फिर आता है हमारा, ठीक है, बाकी के सेक्शंस डिफरेंट है। फिर आता है कि चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल इज चूजन। अब आपको बताना है, चेयरपर्सन की बात हो रही है साइंटिफिक कमिटी के एंड साइंटिफिक पैनल का, चेयरपर्सन का जो सिलेक्शन होता है वो कौन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या फिर फूड अथॉरिटी करती है, या फिर सीईओ ऑफ द एफएसएसएआई करते हैं, या फिर फ्रॉम अमंग्स देयर ओन मेंबर्स, कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, 28 का कहाँ अभी, ओके, शायद आप 18 का कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का करिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए आपने किया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शायद कंफ्यूजन है, कुछ लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बट यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। जब भी हम बात करते हैं साइंटिफिक कमिटी, साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल, जब हम बात करते हैं साइंटिफिक पैनल की, और जब हम बात करते हैं साइंटिफिक कमिटी की, साइंटिफिक पैनल एंड साइंटिफिक कमिटी, एक है हमारा सेक्शन नंबर 13 और एक है हमारा सेक्शन नंबर 14। ठीक है, ये दोनों सेक्शन याद रखना, साइंटिफिक पैनल सेक्शन नंबर 13 में है, साइंटिफिक कमिटी सेक्शन नंबर 14 में। इन दोनों के ही जो चेयरपर्सन्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो अथॉरिटी नहीं करती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वही यहाँ पर आपस में डिस्कशन करके अपने चेयरपर्सन का सिलेक्शन खुद से करते हैं। तो फ्रॉम अमंग्स देयर ओन मेंबर्स, ठीक है, उस जो मेंबर्स होते हैं उसी में से किसी एक को चेयरपर्सन चुन लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, एफएसएसएआई के प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है। बताइए भाई। एफएसएसएआई के अभी पता है कितने क्वेश्चन है, 45 के आसपास में क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी से आप क्विकली आंसर करते जाइए। तो पुण्या सलीला श्रीवास्तवा मैडम है ये एट प्रेजेंट पे एफएसएसएआई की चेयरपर्सन है। हु इज द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई। एफएसएसएआई के प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, इसके बारे में बताइए आप। एफएसएसएआई के प्रेजेंट जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन है। यहाँ से आज हमारा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा हमारा
चैप्टर नंबर 7, तो उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको बिल्कुल गलत नहीं करने, ठीक है। तो यहाँ पर रजित पन्हानी जी हैं, वो यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो ये चीज़ याद रखना। ये पुनिया सलीला श्रीवास्तव मैडम है, चेयरपर्सन है, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और फर्स्ट आपसे पूछा जाए पीआई सर्वाथन, जनरली पूछा नहीं जाता है, जो प्रेजेंट टाइम पे होते हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। और जी बालाचंद्रन जो है वो फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फूड अथॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एज पर सेक्शन नंबर 5। क्विकली, तुरंत। कोई भी गलत नहीं करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोग आंसर करिए और कोई भी गलत नहीं करेगा। सी। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर भी एक दो लोग ने गलतियां करी, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फूड अथॉरिटी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, तो उस केस में हमारा 23 यहाँ पर करेक्ट होगा, 22 नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी, फूड अथॉरिटी के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सिलेक्शन कमिटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर पार्लियामेंट बाय अप्रूवल? कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 23, कौन करता है यहाँ पर बताइए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करना आप। ठीक है, सी। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि बहुत सारे लोगों का आंसर ए भी आ रहा है, बट ए हमारा करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी। यहाँ पर सिलेक्शन कमिटी भी ऑप्शन में है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑप्शन में है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। डायरेक्टली लिखा है आगे, डायरेक्टली सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट नहीं करती है, सिलेक्शन कमिटी केवल रिकमेंड करके दो कैंडिडेट्स का नाम दे देती है पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, और उसके बाद में उन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है ये डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हु अपॉइंट्स कौन करता है, उसमें से कौन अपॉइंट करेगा? रिकमेंडेशन तो दे दिया, बट उन दोनों में से अपॉइंटमेंट अगर करना है तो उसको कौन चूज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी। तो हमें ये चीज याद रखनी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन में नहीं है हमारे, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं होने के केस में हमारी सिलेक्शन कमेटी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। सिलेक्शन कमेटी वाला नहीं, जितेन आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, आप सही जा रहे थे पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी नहीं सही होगा, ठीक। सिलेक्शन कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना, उसमें से दो कैंडिडेट्स के नाम दिए जाएंगे, उसमें से किसको सेलेक्ट करना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाइड टू द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द एफएसएसएआई अदर देन एक्स ऑफिशियो? ठीक है, यहाँ पर जो एफएसएसएआई के चेयरपर्सन होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर इसमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है? पहला है दे कैन साइमल्टेनियसली होल्ड एनी अदर ऑफिस, क्या वो सेम टाइम पे एक से ज्यादा ऑफिस को भी होल्ड कर सकते हैं वर्चुअली? या फिर दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी, ठीक है। दे कैन रिप्रेजेंट प्राइवेट कंपनीज बिफोर एफएसएसएआई आफ्टर रिटायरमेंट, या फिर दे कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। तो कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन या फिर यहाँ पर कंडीशन उनको सूट करती है एज पर लॉ, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जो एफएसएसएआई के चेयरपर्सन हैं या फिर जो मेंबर्स हैं, ब्रैकेट में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये चीज़ लिखी गई है। अगर मन में आपके कुछ डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है अदर देन एक्स ऑफिस हो, तो उस केस में ये कोई अदर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, हु इज द एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द फूड अथॉरिटी? फूड अथॉरिटी का एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है? क्या पूछा गया? एक्स ऑफिसियो, साथ ही साथ यहाँ पर बात हो रही है मेंबर सेक्रेटरी की, मेंबर सेक्रेटरी की बात हो रही है, कौन होता है ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए आप लोग, ठीक है।
क्विकली 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 आंसर करिए। अदिति, जैसे कि आपने पूछा 24, तो 24 के बारे में जब आप यहाँ पर देखोगे, जब हम फूड लॉ को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, जो चेयरपर्सन है या फिर मेंबर को लेकर के जब इनका सिलेक्शन किया जाता है तो वहाँ पर क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है कि चेयरपर्सन एक टाइम पे एक ही ऑफिस को होल्ड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप अगर चेयरपर्सन है तो आप चेयरपर्सन रहेंगे। आप यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर कोई पद नहीं ले सकते हैं अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। कहने का मतलब यहाँ पर बस इतना सा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए कह रहा है दे कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, ये किसी और ऑफिस को, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी जो चेयरपर्सन का ऑफिस है एफएसएससीआई में, वहां पर इन्हें बैठना है, तो उसी टाइम पे ये किसी दूसरे ऑफिस में नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन एक्स ऑफिसियो मेंबर्स के केस में आपने क्या देखा कि कोई भी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई है, वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का है, तो वो जो एफएसएससीआई के एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं उसके लिए उनका अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो वहां पर ज्वाइंट सेक्रेटरी बने, ऑटोमेटिकली वो एज पर लॉ एफएसएसएआई के स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और उसके मेंबर बन जाएंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर यहाँ पर कौन होगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर होंगे, एज पर सेक्शन नंबर 9 होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है, सेक्शन नंबर 9। इतनी बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड अथॉरिटी जो होते हैं उनके लिए मिनिमम रैंक क्राइटेरिया क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? एडिशनल सेक्रेटरी। तो तीन बातें हमें याद रखनी है। चेयरपर्सन की बात करेंगे तो वो सेक्रेटरी रैंक होना चाहिए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के होने चाहिए। एक्स ऑफिसियो जो मेंबर्स हैं फूड अथॉरिटी में, जो 7 मेंबर्स हैं, उनका जो रैंक है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होना चाहिए। तो किसके केस में ज्वाइंट सेक्रेटरी है, किसके केस में एडिशनल सेक्रेटरी है, किसके केस में सेक्रेटरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो सबसे ऊपर जो होगा वो सेक्रेटरी, उससे नीचे जो आएगा एडिशनल सेक्रेटरी, उससे भी नीचे जो आएंगे वो यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, क्लियर। फिर आता है हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी? सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी जिसके बारे में हमने सेक्शन नंबर 11 में पढ़ा था, उस कमिटी का चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन ऑफ एफएसएससीआई, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएससीआई, या फिर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो होंगे वो एज अ सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी यहां पर काम करेंगे। क्योंकि हमने वहां पर क्या देखा था, हर एक स्टेट से वहां पर हमें एक एज अ मेंबर कौन देखने को मिल रहा था? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी देखने को मिल रहे थे। जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ओके, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज अ एक्स ऑफिसियो, एज अ एक्स ऑफिसियो कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एज अ एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी भी दिख रहे हैं, एज अ एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन भी दिख रहे हैं, और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो वो एक टाइम पे कितनी पोजीशंस को, कितने रोल्स प्ले कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। दूसरा आता है हमारा 28, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी मस्ट होल्ड इन अ ईयर? जो सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी है सेक्शन नंबर 11 में, उसको कुछ मीटिंग्स करनी होती हैं, ठीक है। उसको जो मीटिंग्स करनी होती हैं वो यहाँ पर कह रहा है कि एक साल में कितनी मिनिमम मीटिंग्स उसको करनी होती हैं, कितनी मिनिमम मीटिंग्स यहाँ पर करनी होती हैं, कितनी मीटिंग्स करनी होती हैं? 28 का सी यानी कि 3, और 28 का सी, हाँ ठीक है, सी 28 का ए किया है आपने 1। प्रणय, आप एक बार ना दोबारा से जब भी आप रिवीजन करिएगा तो आप एक बार इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मेंबर की बात हो रही है, कौन कौन उसमें होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये ईयर वाइज अगर मीटिंग्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो दोबारा से जब भी आप रिवीजन करिएगा, क्लास के दौरान कर रहे हैं तो आप नोट डाउन करते जाइए, फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब ये जो 3 होगा इसमें एक चीज़ कंडीशन होती है कि कम से कम जो मेंबर्स हैं वहाँ पर उसके 1/3 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1/3 होने चाहिए जब भी हम यहाँ पर ये जो मीटिंग करेंगे।
और ये किसके बुलाने पे होती है? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में जो भी यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कहने पर होती हैं, तो वही यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। फिर आता है हु कॉन्स्टिट्यूट्स द साइंटिफिक कमिटी ऑफ द एफएसएसएआई। एफएसएसएआई में एक साइंटिफिक कमिटी है। सेक्शन नंबर किस में है? साइंटिफिक कमिटी के बारे में कहाँ पे आपने देखा था? सेक्शन नंबर 14 में देखा था। तो आपको ये बताना है उस कमिटी को कौन बनाता है, कौन उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, जल्दी से बताइए। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी करेगी या फिर फूड अथॉरिटी करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सिलेक्शन कमेटी, कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 29। बस 15 या 16 के आसपास क्वेश्चन और हैं, थोड़ी देर आप और रुकिए, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेगा? फूड अथॉरिटी। ये पर्टिकुलरली हमारे सेक्शन नंबर 14 में क्लियरली मेंशन है। फिर आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द साइंटिफिक कमिटी। अब जो साइंटिफिक कमिटी है उसका कंपोजिशन क्या होता है? साइंटिफिक कमिटी के बारे में कहाँ पढ़ोगे आप? ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में हमने सबसे पहले देखा कौन इसको बनाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका कंपोजिशन क्या होगा? ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी प्लस 3 एक्सपर्ट या फिर चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल, साथ ही साथ 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट या फिर 10 साइंटिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ओनली फूड अथॉरिटी चेयरपर्सन होंगे, साथ ही साथ साइंटिफिक पैनल्स के मेंबर्स मिला करके अपनी ये कमिटी बना लेंगे। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा हमारा चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल और साथ ही साथ में 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। तो चेयरपर्सन ऑफ द साइंटिफिक पैनल, जितने साइंटिफिक पैनल होंगे सभी के चेयरपर्सन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी ईयर्स मेंबर्स ऑफ द साइंटिफिक कमिटी एंड द साइंटिफिक पैनल अपॉइंटेड। साइंटिफिक कमिटी है और साइंटिफिक पैनल है, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है? तो ये सब आप कहाँ पढ़ोगे? जो इनकी प्रोसीडिंग्स होती है साइंटिफिक कमिटी एंड साइंटिफिक पैनल की, वो कहाँ पर बताई गई है? सेक्शन नंबर 15 में। तो सेक्शन नंबर 15 में आप ये सब पढ़ोगे। 3 इयर्स के लिए होता है जनरली। ठीक है, याद रहेगा। फिर आता है हमारा हु ऑथेंटिकेट्स ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजन ऑफ द फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी जब भी मीटिंग्स वगैरह करेगी तो वहां पर कोई डिसीजन लेंगे, कोई निर्णय लेंगे। ठीक है, तो वहां पर उसके बाद में जितने भी ऑर्डर्स वगैरह इशू किए जाएंगे उनको ऑथेंटिकेट करना होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑफिसर के द्वारा या फिर कमिटी के द्वारा। तो यहाँ पर कौन करेगा? चेयरपर्सन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेंगे या फिर साइंटिफिक कमिटी चेयरपर्सन करेंगे? कौन करेगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेंगे। जब आप देखोगे ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रोल्स एंड फंक्शंस के बारे में, तो इनके पास में बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, सारे जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो अच्छे हों या ख़राब हों, जो भी है पूरी की पूरी टीम मेंबर्स करते हैं, लेकिन फाइनली रिस्पॉन्सिबल इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारे ऑर्डर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जितने भी कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हैं उन सभी को इंस्ट्रक्शंस देना वो किसका काम है? वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम है। तो इनके बहुत सारे आपको काम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, इन द इवेंट ऑफ इक्वेलिटी ऑफ वोट ड्यूरिंग एफएसएसएआई मीटिंग हु हैज़ द कास्टिंग वोट। और हर साल आप देखोगे कि जो कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन की मीटिंग होती है वहाँ पर भी जनरली ये जाते हैं, और जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं एफएसएसएआई के इंट्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पर भी उन सभी को भी ऑथेंटिकेट करना, वहाँ पर भी आपको सिग्नेचर्स दिखेंगे। एफएसएसएआई इनिशिएटिव के अंडर में नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, वहाँ पर भी आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सिग्नेचर दिखेंगे। तो मतलब इस तरीके से आपको दिखेंगे। जनरली डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, बार बार उन्हें नहीं करने होते हैं, लेकिन फिर भी उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं, रेगुलेशंस आते हैं और इनिशिएटिव्स बनते हैं, उन सभी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो सारा काम किसका होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर इक्वालिटी ऑफ द वोटिंग हो गई भाई एफएसएसएआई की मीटिंग में, अगर वोटिंग इक्वालिटी हो जाएगी तो फिर डिसीजन तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि इक्वल हो गए वोट। तो उस केस में हमें कास्टिंग वोट की ज़रूरत होगी, वो यहाँ पर कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शंस
जो है मैक्सिमम आपने बी किया है, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चेयरपर्सन करेंगे या फिर चेयरपर्सन की जगह पे अगर कोई प्रिसाइडिंग मेंबर है जिसको अपॉइंट किया गया तो वो यहाँ पर करेगा, ठीक है। फिर आता है इन केस ऑफ वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है चेयरपर्सन के बारे में। भाई जो चेयरपर्सन का पद होता है, अगर उनकी डेथ हो गई या फिर उनका रेजिग्नेशन हो गया या फिर उनको हटा दिया गया उनके पद से, उस केस में और अ मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हाउ लॉन्ग टू मेक अ रेफरेंस टू द सिलेक्शन कमिटी। किसके लिए रेफरेंस देना होता है? कि दोबारा से इनका अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास में एक दीपक आपने बोला है 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में सी यानी कि 3 मंथ्स, फिर आ रहा है बी यानी कि 2 मंथ्स। तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है जब भी बात करी जाएगी इन केस ऑफ द वैकेंसी कॉज्ड बाय द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन, उस केस में ये सारे केसेस ऐसे हैं। क्या हमें इस बारे में पहले से पता था? पहले से हम प्रिपेयर थे? नहीं थे ना? प्रिपेयर थे या फिर नहीं थे? कुछ लोगों ने यहाँ पर ए किया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। जो आपको कंफ्यूजन हो रही है उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा? 2 मंथ्स करेक्ट होगा, ठीक है। 2 मंथ्स करेक्ट होगा, क्योंकि ये ऊपर जितनी भी चीजें हैं ना, यहाँ पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन है, तो उस केस में जनरली 2 मंथ्स होगा। यहाँ पर किसी की डेथ हो जाए, भाई हमें नहीं पता था। चेयरपर्सन रेजिग्नेशन दे के चले गए, हमें नहीं पता था, ठीक है, पहले से प्लान थोड़ी ना था। फिर उसके बाद में रिमूवल हमें निकालना पड़ गया चेयरपर्सन को, अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तो उस केस में यहाँ पर जो रेफरेंस भेजना होता है सिलेक्शन कमेटी को फॉर द सिलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन, तो वो यहाँ पर 2 मंथ्स होता है। याद रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 4 नहीं होता है। 3 कब होगा उसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। 3 कब होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारे डाउट्स अभी आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान रखना अभी। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर होल्डिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी? एज अ चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी अगर आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, कोई भी चेयरपर्सन ऑफिस होल्ड कर रहा है फूड अथॉरिटी का, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट क्या हो सकता है? मैक्सिमम एज लिमिट क्या हो सकता है ये आपको बताना है। कभी कभी हमें लगता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे और हम कर लेंगे, लेकिन जनरली गलत हो जाते हैं। 35 का सी, 65 ईयर तक। लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की, तो उसके केस में यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 62 ईयर है, बस इतनी चीज याद रखना। फिर आता है कि विद इन हाउ मच नोटिस पीरियड कैन द चेयरपर्सन और एनी मेंबर रिलिंक्विश हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रिलिंक्विश का मतलब है कि वो अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न में इन्फॉर्म करके, एक नोटिस दे करके। लेकिन वो नोटिस पीरियड जो होगा वो कितना होगा? 1 मंथ होगा, 2 मंथ्स होगा, 3 मंथ्स होगा या फिर 4 मंथ्स होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 36, 36 का क्या है? ठीक है, तो यहां पर हमारा 3 मंथ्स है, ध्यान रहेगा आपको। यहां पर हमारा क्या करेक्ट आंसर होगा? 3 मंथ्स होगा। यानी कि अगर आप अपना पद छोड़ना चाहते हैं, आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो आप 3 महीने पहले आपको यहाँ पर ये करना होगा। उसके बाद में आप अपनी चीज़ों को खत्म करके फिर आप जा सकते हैं। 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड यहाँ पर होना चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन हार्मफुल इफेक्ट्स आर सस्पेक्टेड बट साइंटिफिक अनसर्टेनिटी परसिस्ट, व्हाट मे बी अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 18। अगर साइंटिफिक तरीके से हमें यहाँ पर कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है,
वहां पर कोई भी निश्चितता नहीं है, पूरी तरीके से अनिश्चितता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या कंडीशन फॉलो होगी ये आपको बताना है। हम अब एक नए चैप्टर में एंटर कर गए हैं, चैप्टर नंबर 3 में, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हैं हम उनको अडॉप्ट करेंगे। भाई हम प्रोविजनल का मतलब यहाँ पर क्या है समझ रहे हो? प्रोविजनल का मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट करने जा रहे हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। हमने वहां पर अभी उसको लेकर के कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं करी है, हमने उसको लेकर के कोई रिसर्च नहीं करी है। जब हमारे पास में साइंटिफिक डेटा अवेलेबल हो जाता है तो उसके बाद में जो हमारे पास में मेजर्स आते हैं वो पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव होते हैं। लेकिन साइंटिफिकली प्रूव करने का टाइम नहीं है इतना हमारे पास में, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो उस केस में हम प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं और उससे हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन डी की बात कर रहे हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन ऑफ द फूड लाइसेंस, हम नहीं करते हैं। जब आप फूड लॉ में भी पढ़ोगे, आगे जाकर के भी पढ़ोगे, तो इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है, पहले हम प्रोविजन ऑर्डर वगैरह इशू करते हैं, फिर जाकर के कहीं बाद में बात आती है फूड लाइसेंस को कैंसिल करने की। इमीडिएटली हम ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एफएसएस एक्ट एज पर द सेक्शन नंबर 18। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए, हम आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा 6 to 7 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हमारा ये आज का सेशन एंड हो जाएगा। उसके बाद में आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से क्विकली आंसर करिए। कुछ 38 का बताइए क्या होगा। तो 38 का यहाँ पर बी हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, एट फार्म लेवल और ऑपरेशनल लेवल, यहाँ पर इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ये लॉ इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ फूड सेफ्टी रेगुलेशन मेड विदाउट कंसल्टेशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी रिमेन्स वैलिड फॉर। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, उस टाइम पे कोई यहाँ पर रेगुलेशन बनाया गया रेगुलेट करने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो उस टाइम पे यहाँ पर जो भी रेगुलेशन बनाया गया कंट्रोल करने के लिए, वो कितने समय तक वैलिड रहेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, इमरजेंसी टर्म लगा है, इमरजेंसी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको बताना है वो कितने समय तक यहाँ पर रहेगा। क्या वो जब तक उसको रिप्लेस नहीं कर दिया जाता तब तक रहेगा, या फिर कम से कम 1 साल तो रहना चाहिए ना, या फिर 9 मंथ तक रहेगा, या फिर 6 मंथ तक रहेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, 39, 39, 39, 39 क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी 39 का सी, यानी कि 9 मंथ। ठीक है, बढ़िया, 9 मंथ, 6 मंथ, ओके, विकास 9 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 6 मंथ। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, उस केस में अगर हम यहाँ पर बात करें, जो भी ऐसे रेगुलेशंस बनेंगे इमरजेंसी के टाइम पे, वो 6 महीने तक वैलिड रहेंगे, उसके बाद में वो नहीं रहेंगे। अगर उनको आगे और करना है, आगे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए पहले प्रॉपर तरीके से कंसल्टेशन होगा, उसके बाद में ही यहाँ पर चीज़ें करी जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट आता है, विच एक्ट गवर्न्स द अप्रूवल ऑफ द फ्यूमिगेंट्स दैट मे बी यूज्ड ऑन फूड। तो फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं हम बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रेमाइसेस में। तो उसके लिए ये कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा लॉ है जो अप्लाई होता है, तो कौन सा फूड लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है आपको बताना है। ठीक है, मतलब कौन सा लॉ अप्लाई होता है, सॉरी फूड लॉ बता रहे हैं। ठीक है, कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई होता है कि अगर फ्यूमिगेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आप यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए आप, कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, क्योंकि सबसे बड़ा फूड लॉ वही है, या फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, या फिर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, या फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, ठीक है, मतलब किसी ने भी गलत नहीं किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 सही। तो कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके बारे में ध्यान रखना, हमेशा नहीं समझना कि हर जगह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट नहीं सही होता है।
फिर आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है? चैप्टर नंबर 4 में एंटर कर चुके हैं हम, चैप्टर नंबर 4 में एंटर कर चुके हैं हम। तो चैप्टर नंबर 4 में जब सेक्शन नंबर 22 के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फूड्स के बारे में, जैसे फंक्शनल फूड है, प्रोप्राइटरी फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ऑर्गेनिक फूड है, इन सभी के बारे में बात करी गई है। किसी भी तरीके के स्ट्रीट फूड वगैरह के बारे में बात नहीं करी गई है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42, विच एक्ट गवर्न्स प्रोविजन और रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड इन इंडिया। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि विच एक्ट गवर्न्स प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, इंपोर्ट को लेकर के प्रोहिबिट करना या फिर रेस्ट्रिक्शन। प्रोविजन का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से बैन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, आप कर सकते हो बट कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 42 इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 42, 42 जल्दी बताइए। 42 का डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 जो कि यहाँ पर अप्लाई होता है इंपोर्ट के केस में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एज अ मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी। सेक्शन नंबर 8 का क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन को लेकर के कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड। तो वहां पर एक पर्टिकुलर ग्राउंड होना चाहिए, पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए इनको रिमूव करने के लिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा पर्टिकुलर रीजन नहीं है, जैसे कि एडजड एज इंसॉल्वेंट या फिर कन्विक्शन इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, फेलर टू अटेंड अथॉरिटी मीटिंग्स या फिर एब्यूज ऑफ पोजीशन अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। क्या वो उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया है या फिर उनको गलत तरीके से अपनी जो भी उनके पद था उसका गलत प्रयोग करते हुए पाए गए हैं, या फिर वो मीटिंग्स को अटेंड करने में फेल रहे हैं, या फिर अपने पद का गलत उपयोग दुरुपयोग किया है। पब्लिक इंटरेस्ट को अगर ध्यान में रखें तो उस केस में यहाँ पर इन्होंने अपनी पोजीशन का गलत यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 43 का सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, बी नहीं होगा कोमल। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब यही है कि आपने यहाँ पर पूरी तरीके से जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, नैतिक वैल्यूज़ थी, उन सभी को तोड़ करके आपने बहुत गलत तरीके से चीज़ों का पावर का यूज़ किया है, ठीक है। फिल और अगर हम मीटिंग की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा है जब मीटिंग की हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो डायरेक्टली लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 17 में कि अगर ये मीटिंग नहीं अटेंड कर पाते तो अपनी जगह पे यहाँ पर किसी भी प्रेसाइडेड मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं अपनी जगह पे मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 आता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम एंड द डिसीजन अडॉप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी। चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर साइंटिफिक पैनल, कौन होगा ये आपको बताना है। जो भी यहाँ पर चीज़ें डिसाइड होंगी, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह प्लान होंगे, जो भी डिसीजंस अडॉप्ट किए जाएंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 44 कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन 1 का मीनिंग, 1 मिनट अभी देख रहे हैं, ठीक है, पहले इसको देख लें, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर एडजड एज इंसॉल्वेंट, यानी कि आपको यहाँ पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, पूरी तरीके से वो प्रूव हो चुका है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, प्रोसेसिंग एड्स एड इज डिफाइंड अंडर किस पर्टिकुलर सेक्शन में? हम किस चैप्टर में चल रहे हैं अभी? चैप्टर नंबर 4 में चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पहला ही सेक्शन है, चैप्टर नंबर 4 का पहला ही सेक्शन है, ठीक है, जहां पर हम फूड एडिटिव और प्रोसेसिंग एड्स के बारे में बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है, इंपोर्ट ऑफ अनसेफ, मिसब्रांडेड और सब स्टैंडर्ड फूड इज प्रोहिबिटेड अंडर। इंपोर्ट ऑफ अनसेफ फूड, मिसब्रांडेड फूड, सब स्टैंडर्ड फूड प्रोहिबिटेड अंडर, किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में यहां पर प्रोहिबिट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का डी, फूड एडिटिव एंड प्रोसेसिंग एड्स के बारे में बात करी गई है सेक्शन नंबर 19 में, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर 46 का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ओके। लास्ट क्वेश्चन है, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ द साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक पैनल, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई, या फिर साइंटिफिक कमिटी। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर है उसको लेकर के यहाँ पर कंसिस्टेंसी को इंश्योर करना, ये यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? साइंटिफिक पैनल की है, या फिर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, क्योंकि सबसे बड़ी कमेटी तो वही है, या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई, सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव हेड और सबसे बड़ा पद इन्हीं का है, या फिर साइंटिफिक कमिटी। क्या होगा करेक्ट यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का सभी लोग आंसर करिए। डी होगा करेक्ट यहाँ पर। साइंटिफिक पैनल की तरफ नहीं जाना है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी नहीं होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नहीं होगा, ये काम पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो साइंटिफिक कमेटी की होगी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन 47, ठीक है। रिवीजन हुआ आपका, समझ में आया आपको, क्लास अच्छी लगी आपको? ठीक है, तो आज के ये हमारे क्वेश्चन थे। लगभग हमने 1 घंटे का ही टाइम जनरली लगा है देखा जाए तो। अब बताओ कुछ और आपको पूछना है? सेक्शंस तो याद हो गए होंगे ना आज आराम से? सेक्शंस याद हो गए होंगे ना? चैप्टर नंबर 2 के जो सेक्शंस है वो जरूर याद रखना। 4 में एफएसएसएआई का एस्टेब्लिशमेंट, 5 में कंपोजिशन ऑफ द फूड अथॉरिटी, 6 में चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी, 7 में आप देखोगे कि उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में है, 8 में आप देखोगे कि उनके रिमूवल के बारे में है, 9 में आप देखोगे कि जो अदर ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी जिक्र किया गया है। 10 में आप जाओगे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के फंक्शंस हैं। 11 में आप जाओगे सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है। 12 में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के फंक्शंस दिखेंगे। 13 में जाओगे आपको साइंटिफिक पैनल्स दिखेंगे। फिर 14 में जाओगे साइंटिफिक कमेटी दिखेगी। 15 में आप जाओगे तो साइंटिफिक पैनल एंड साइंटिफिक कमेटी की क्या प्रोसीडिंग्स होंगे उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, 15 हो गए। फिर 16 में आप जाओगे तो एफएसएसएआई या फिर फूड अथॉरिटी के क्या क्या यहाँ पर फंक्शंस होंगे या फिर ड्यूटीज होंगे उसके बारे में। 17 में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको बताना है प्रोसीडिंग्स ऑफ द फूड अथॉरिटी, यानी कि प्रोसीडिंग्स ऑफ द फूड अथॉरिटी के बारे में सारा प्रोसेस वहां पर लिखा गया। तो ये जो 4 से लेकर 17 तक है ये आपको याद रहने चाहिए। रिक्रूटमेंट अभी एफएसएसएआई को लेकर के कोई फाइनल अपडेट तो नहीं है। एक्सप्लेन 47 में ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है अदिति, ठीक है। अदिति यहाँ पर कुछ लॉ में, जैसे कि अगर आपने क्लासेस नहीं करी हैं, अगर आपने क्लासेस करी हो तो इसमें लॉ में क्या होता है, अभी इसमें एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या बताऊं। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ द साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर। जैसे कि जब आप साइंटिफिक पैनल की बात करोगे, साइंटिफिक कमिटी की बात करोगे, तो साइंटिफिक पैनल सबसे पहला काम करते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं। एडिटिव के अलग पैनल हैं, ठीक है, वेटनरी ड्रग रेसिड्यू को लेकर के अलग पैनल्स हैं, और लेबलिंग को लेकर के, पैकेजिंग को लेकर के अलग पैनल्स हैं। तो वहां पर प्रॉपर तरीके से जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन हो सके साइंटिफिक ओपिनियन प्रोसीजर को लेकर के, तो यहाँ पर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो साइंटिफिक पैनल के ऊपर आता है साइंटिफिक कमिटी। तो साइंटिफिक कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा काम सही से हो सके। अगर साइंटिफिक पैनल कहीं पर नहीं काम कर पाता है, लैग करता है, कहीं पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो साइंटिफिक पैनल के दायरे में नहीं आते हैं, तो उस केस में साइंटिफिक कमिटी वहां पर उनको हेल्प भी करती है, ठीक है।
एक पर्टिकुलर अगर कोई नया ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ गई, कोई स्पेशल टाइप ऑफ इशू हो गया, कुछ नए इशू आ सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, जैसे कोविड के बारे में हमें नहीं पता था, कुछ ऐसी कंडीशंस फ्यूचर में और हमें दिखेगी तो साइंटिफिक कमिटी वहां पर हेल्प करती है, एक नया ग्रुप बनाती है जिसमें कई सारे एक्सपर्ट्स को ला करके एक का बनाया जाता है। जैसे ही वो इशू रिजॉल्व हो जाता है, उस पैनल को दोबारा से मतलब उस ग्रुप को हटा दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसका काम होता है इसको इंश्योर करना, तो साइंटिफिक कमिटी का काम होता है। जब आप साइंटिफिक कमिटी के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 में, तो क्लियरली ये बात लिखी गई है। यहाँ पर लॉ में कुछ ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती हैं, बस ये है कि जो लीगल टर्म्स होते हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, और एज इट इज़ जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको पता होनी चाहिए बस। ठीक है, क्लियर है ना। फूड अथॉरिटी का मीटिंग और सीएससी का मीटिंग आर सेम। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी या फिर अगर कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करो वो टोटली डिफरेंट है। जयश्री, जैसा कि आपने कहा फूड अथॉरिटी की मीटिंग्स जो होती हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं, और सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी वो भी अलग है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसकी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की तो पूरी तरीके से अलग है। ये तीनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि हर एक कमिटी को अपनी मीटिंग्स अलग से करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो कैसे जो उनका एजेंडा है उसको कैसे फुलफिल कर पाएंगे। तो जो मीटिंग्स होगी वो उसी में होगी, मीटिंग कोई अलग से नहीं होगी, मतलब एक कॉमन मीटिंग नहीं होगी सभी के लिए, सबकी अलग अलग होगी। प्राइमरी फूड जैसे कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फिशरीज प्रोड्यूस एफएसएस एक्ट के प्रोविजन में इंक्लूड हैं या फिर एग्जेम्पशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है या फिर फिशरी प्रोडक्ट है, जब तक ये फार्मर्स के हाथ में है तब तक यहाँ पर ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। जैसे ही किसी ने इसको परचेज किया और वो फूड प्रेमाइसेस में ले गया, और उसके बाद में जब वहां पर उसको एज अ बिजनेस ट्रीट किया गया, ठीक है, तो वो सब कैटेगरी आ जाती है फूड बिजनेस की कैटेगरी में। तब वो जब फार्मर्स के पास था तो अलग चीज़ थी, जैसे ही यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर के हाथ में जाएंगी, फिर जैसे प्रोसेसिंग होगी या फिर कुछ भी अलग तरीके से उसको सेल किया जाएगा, तो वहाँ पर भाई ये पूरी तरीके से जो अप्लाई होगा लॉ हमारा। तो जब तक हमारे फार्मर्स के हाथ में तब तक नहीं होगा। फिर आता है कि मतलब हर एक मीटिंग सीईओ हेड करता है क्या, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, सारी मीटिंग्स में नहीं, जनरली सीईओ का जहां जहां पर आपको देखने को लगता है वहीं पर वो करते हैं, सारी मीटिंग्स नहीं। अब साइंटिफिक पैनल की कोई मीटिंग होगी तो वहां पर सीईओ थोड़ी ना हेड करेंगे, ठीक है। लेकिन मीटिंग्स तो सभी सभी जितनी भी कमिटीज बनेंगी या फिर जितने भी पैनल्स बनेंगे सबको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। जब तक मीटिंग्स नहीं करेंगे तब तक आपस में डिस्कशन कैसे करेंगे, आपस में जो एजेंडा बनाया है उसको कैसे कंफर्म करेंगे कि भाई काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। 2026 में डिटेल नोटिफिकेशन आ सकती है, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, ठीक है, फिर क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल के रिजल्ट आने के बाद तुरंत फाइन लगा सकता है ना, वार्निंग दिया जाता है पहले। विकास, जैसा कि आपने पूछा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल आने के बाद में जो सैंपल का रिजल्ट होता है ना उसकी सैंपल भेजता तो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, लेकिन जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले भेजी जाती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। डेजिग्नेटेड ऑफिसर खुद से रिपोर्ट को चेक करते हैं, उसके बाद में वो रिपोर्ट की एक कॉपी भेजते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर को। तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि किसी के ऊपर जो फाइन वगैरह लगना है, अब फाइन एग्जैक्टली कितना लगना है ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे, ठीक है, किसी के ऊपर पेनाल्टी या फाइन कितना लगना है। तो डायरेक्टली रिपोर्ट आने के बाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास में ये अथॉरिटी नहीं है कि वो जा करके डायरेक्टली फाइन लगा देता है, वो नहीं लगा सकता, एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले की भाई सैंपलिंग करी, सैंपलिंग करने के बाद में सैंपल्स को डिवाइड किया, फूड एनालिस्ट के पास में भेजा, फूड एनालिस्ट ने रिपोर्ट तैयार करी, फॉर्म नंबर 7 भरा, 4 रिपोर्ट्स जो होती हैं, 4 कॉपीज होती हैं, वो भेजी जाती हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर को। डेजिग्नेटेड ऑफिसर 2 कॉपीज अपने पास रख लेते हैं, एक भेज देते हैं उस फूड बिजनेस ऑपरेटर को जहां से सैंपल आया था, एक कॉपी भेज दी जाती है किसके पास में, फूड सेफ्टी ऑफिसर को जिसने सैंपल को कलेक्ट किया था। उसके बाद में सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि किस तरीके का केस है, कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है वो छोटा मोटा है या फिर बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर अडल्ट्रेंट्स वगैरह पाए गए हैं या फिर और कोई लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पर लॉ में लिखे गए जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें किसी का भी अगर आपने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है यानी कि आपने लॉ का उल्लंघन किया है, ठीक है। फिर आता है हमारा आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड सो इवन आफ्टर रिवीजन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व डीप क्वेश्चन। अदिति, आप रिवीजन कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस देखो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कर पा रहे हैं, इन लोगों को भी पहले प्रॉब्लम हुई थी, पहले इश्यूज होते हैं।
आपका फूड बैकग्राउंड नहीं है, आपका लॉ में तो कोई मतलब ही नहीं है फूड बैकग्राउंड है या फिर केमिस्ट्री बैकग्राउंड है या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, ये सभी के लिए नया है। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जब भी आप क्लासेस को करिए तो अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। जब तक आप लिखेंगी नहीं तब तक गलतियाँ होंगी। कहीं पे 3 इयर्स लिखा होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली ये किससे रिलेटेड है, किस सेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप सबको एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ टाइम के लिए शुरू में तो आसान लगेगा, फिर आप जब पढ़ लेंगी ना तो फिर और ज़्यादा टफ लगेगा। ठीक है, जब आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में जब आप समझेंगे उसको तो और ज़्यादा टफ लगेगा, फिर कुछ समय के बाद में चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनिशियली तो सब कुछ नॉर्मल है, जब हमने पढ़ाई करी, अच्छे से सब कुछ कंप्लीट किया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर हमारे माइंड में बहुत सारे सेक्शंस और बहुत सारे प्रोविजंस एक साथ घूमने लगते हैं। वो फिर धीरे धीरे करके मल्टीपल टाइम रिवीजन जब आप करोगे, जैसे आज की क्लास आपने करी, आज अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो आपको ये दोबारा से आप ये क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। इसी वजह से हम स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस आपको सबसे पहले देते हैं, क्लासेस के बाद में ये डाउट सेशंस करते हैं। ये चीज़ें कहीं पर नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें कहीं पर भी नहीं होती हैं इंडिया में। जो चीज़ें हम जो फॉर्मेट लेकर के चलते हैं, अगर उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो नंबर ऑफ़ डाउट सेशंस को आप अटेंड करिए और आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम अभी आपको हो, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने लगेंगे तो आपको यही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। तो डीप में क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको करिएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है अदिति। फिर आता है हमारा फूड अथॉरिटी की मीटिंग किसके बुलाने पे होती है, ये मेरा क्वेश्चन था। फूड अथॉरिटी की जो मीटिंग होती है उसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है हमारे लॉ में कि फूड अथॉरिटी की जो मीटिंग होगी वो किसके बुलाने पर होगी, क्योंकि फूड अथॉरिटी की जो मेजर मीटिंग, फूड अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो हेड है वो चेयरपर्सन है। इसीलिए जो मीटिंग्स वगैरह, जो मेन अथॉरिटी की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उन सबको लेकर के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन बुलाएंगे तो उन्हीं के बेसिस पे। अब इनकेस हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कुछ आया कि ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, इस पे कुछ डिस्कशन करना है, तो उस केस में यहाँ पर जो मेजर डिस्कशन वगैरह किया जाएगा, जो भी हमारे फूड अथॉरिटी के मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग अगर चेयरपर्सन बात करें जो 23 थे, तो वही लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो उस केस में कौन बुलाएगा वो वहाँ पर जो मेन रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा चेयरपर्सन, ठीक है। और जब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेली टू डेली टास्क है या फिर अदर जो अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि जो फूड अथॉरिटी है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद में बाकी तो ये सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, फिर उसके बाद में साइंटिफिक कमेटी, साइंटिफिक पैनल अलग अलग हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर अफेयर्स अलग अलग हैं। अफेयर्स से एक मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन से 2 मेंबर्स होते हैं। नहीं, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंज्यूमर अफेयर्स दोनों ही मतलब लगभग एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप यहाँ पर ये बात करोगे एक मेंबर, तो अलग अलग जगह पे ये हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हमारे सामने कुछ कमिटीज़ वगैरह दिखेंगी तो अलग अलग हो सकते हैं। जनरली कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको एक ही तरीके से वहाँ पर ट्रीट, लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं पर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं या फिर कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, बट दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक काम एक ही होता है, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करना, कंज्यूमर्स के जो इश्यूज हैं उन पे बात करना। तो इसके लिए कोई अलग अलग नहीं है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंज्यूमर अफेयर अलग अलग, बस कंज्यूमर अफेयर उसका नाम है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। फिर बहुत कंपनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यूज करके प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं, तो उनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है रिव्यू के बाद? नहीं, जैसे कि पहले जब वो लाइसेंस लेते हैं, जब वो पहले लाइसेंस लेते हैं तब वहाँ पर लाइसेंस लेते टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स वगैरह, जो इंस्पेक्शन स्टार्टिंग में होता है, जैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, लाइसेंस का एप्लीकेशन उन्होंने डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास सबमिट कर दिया। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर ये बात बोलेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर को कि तुम्हारे एरिया में यहाँ पर ये एप्लीकेशन आया है, अब आप जा करके इंस्पेक्शन करिए। जब ये जा करके इंस्पेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जनरली चीज़ें ठीक ठाक पाई गई, तो उस टाइम पे अगर पाई जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद में 1 साल के लिए लिया होगा तो 1 साल तक वैलिड होगा, कभी कभी जनरली लोग 5 साल के लिए लाइसेंस ले लेते हैं। तो बीच में अगर आपने कुछ चीज़ें बदल दी हैं, कुछ आप नई चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो, तो उसके लिए नहीं होता है कि बार बार आपको लाइसेंस लेना है, उसके बाद में चीज़ें अप्लाई होती हैं रेगुलेशन की। तो एज पर रेगुलेशन अगर आपने चीज़ें नहीं करी हैं
तो कोई भी अगर कंप्लेन कर देता है एज पर लॉ तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। इसके कई सारे तरीके होते हैं। फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का ऐप होता है, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए, पिक्चर वगैरह क्लिक करके, तो वहां पर प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाता है। लेकिन अगर आप रिटन फॉर्म में, ठीक है, आप नहीं करेंगे कुछ भी, तो फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप कहते रहेंगे कि मैं आपके अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा, ये करूंगा, कोई फायदा नहीं है। आप प्रॉपर प्रूफ के साथ में एफएसएसएआई का एक फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का एक ऐप होता है, वहां पर जाकर के आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में एक्शन लिया जाता है। अगर प्रूफ हो जाती हैं चीज़ें तो उसके बाद में करी जाती हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा साबित करना पड़ता है पहले कि किस तरीके से हम मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स भी हैं वो डायरेक्टली मिसलीड नहीं करते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत इस तरीके से लिखते हैं जिससे कंज्यूमर को चीज़ें समझ में ना आए। कंज्यूमर को चीज़ें समझ में ना आए और वो चीज़ें ध्यान नहीं दे पाता, समझ नहीं पाता, और उसी वजह से वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे लोग मिसलीड कर ले जाते हैं। तो लॉ के साथ में ही वो गलत खेल करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लॉ को एक तरीके से हैम्पर भी नहीं कर रहे हैं, उसका कॉन्ट्रावेंशन भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भी गलत काम भी कर रहे हैं। अब इसका सबसे अच्छा रास्ता क्या है पता? रोकने का। रोकने का रास्ता ये है कि हम कितने भी लॉज को बना लें, सारी चीज़ों को करा लें। तो एक तो है फूड सेफ्टी ऑफिसर अपना काम सही से करे। दूसरा, जो कंज्यूमर है वो अपनी आंखों से सिर्फ चीज़ों को देखे नहीं, उसको लेकर के कुछ करे भी। ठीक है, आपको नहीं करना है, आपको पब्लिकली नहीं जाना है, आपने चीज़ें रख ली, चुपचाप जाकर के आप कंप्लेन कर दीजिए फूड अथॉरिटी की वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पे कंप्लेन करते हैं तो वो पोर्टल पे सबकी नज़र में रहता है। उसके बाद में आप देखिए एक्शंस लिए जाते हैं, थोड़ा सा लेट लिए जाते हैं, लेकिन अब नंबर ऑफ कंप्लेंट्स होंगी तो वहां पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डाउट सेशन पे इसके आगे के चैप्टर्स रहेंगे प्रणय, इसके आगे के चैप्टर्स रहेंगे। जैसे कि चैप्टर नंबर 5 तक हमने कर लिया, 6 7 को एक में रखेंगे। चैप्टर नंबर 6 और 7 को एक में रखेंगे, फिर उसके बाद में 8 और 9 को एक में रखेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है आपके मन में तो आप बताइए। आप में से ही बहुत सारे लोग जब ऑफिसर बन जाएंगे, तब आप भी जब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, तो डिपेंड करता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर को एक फ्रंट लाइन ऑफिसर बोलते हैं, और वही इंश्योर करता है कि लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वो अपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बोल देंगे कि भाई सब कुछ सही है ग्राउंड लेवल पे। डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोल देंगे कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को सब कुछ सही है। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी बोल देंगे भाई हमारे स्टेट में सब कुछ सही है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट कर देंगे किसको? फूड अथॉरिटी में। फूड अथॉरिटी की फाइनल रिपोर्ट चली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिपोर्ट आ जाएगी तो मिनिस्ट्री पब्लिश करके दे देगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतना इंप्रूवमेंट कर दिया, हमने यहाँ पर ये सब कर दिया, हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेकर के हमने ये सारे काम कर दिए, अब यहाँ पर अडल्ट्रेशन को हमने खत्म कर दिया। लेकिन क्या खत्म हुआ? गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? गलती थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। उसने अगर वहीं पर चीज़ें रोकने की कोशिश करी होती तो शायद ये मिनिस्ट्री तक चीज़ें ना जाती। तो ये चीज़ें दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं हम और आप सब लोग पूरे नेशन को बनाने में सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। हम और आप एज अ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबल हैं। जब लोग ऑफिसर बन जाते हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वो वहाँ पर हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक साथ मिलजुल के काम कर रहा है, तो इसमें सभी लोग भागीदार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कभी नहीं समझ में आता है कि जब अडल्ट्रेशन की बात करते हैं या फिर किसी फूड में फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, हमें कभी नहीं पता होता है कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि हमारे किसी रिलेटिव पे पड़ जाए जा करके, या फिर हमारे किसी फैमिली मेम्बर पे पड़ जाए जा करके, हमें नहीं पता होता है। तो घूम फिर के कब किसके ऊपर वो फूड का इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, किसी को नहीं पता होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप ऑफिसर बनेंगे, चीज़ें जाएंगे, आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप उसे पूछेंगे गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ लॉ, प्रोविज़न, इनिशिएटिव, नंबर ऑफ स्कीम्स, पॉलिसीज़ पे बहुत काम किया है, लेकिन वो पॉलिसीज़ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं अच्छे से। उसमें कोई कमी नहीं रही है। आप इनिशिएटिव की बात करोगे, इतने सारे इनिशिएटिव है, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव हैं, सारे इनिशिएटिव अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो अडल्ट्रेशन खत्म हो जाए। ठीक है, फूड को लेकर के जो हाइजीन की शिकायत रहती है वो सब खत्म हो जाए। बहुत सारी चीज़ें एफएसएसएआई ने करी हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छे से हो नहीं पाई हैं। आप स्व एजुकेशन को देखोगे तो बहुत सारे इनिशिएटिव या बहुत सारी चीज़ों पे
हमने भी बहुत सारे जैसे आप लोगों को पढ़ाया तो उससे एक अवेयरनेस फैलती है, यूट्यूब पे क्लासेस डालते तो उससे एक अवेयरनेस फैलती है। तो एफएसएसएआई भी अभी अपने सोशल मीडिया इन सब के थ्रू इतना रीच नहीं कर पाया है, ठीक है। तो उनका काम कहीं ना कहीं एज अ एजुकेटर हम लोग भी कर रहे हैं, उनके इनिशिएटिव्स को पब्लिक आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपनी फैमिली में बताएंगे, आप अपने रिलेटिव को बताएंगे। तो प्रमोशन के लिए एफएसएसएआई ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन आप उनके वेबसाइट, उनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो भी आपको बहुत कम व्यूज़ दिखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि वो शायद ऑडियंस तक अभी प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाए, बट कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा, पहुंचते हैं। जीरो इम्प्लीमेंटेशन इंडियन फूड इंडस्ट्री, ये बदलेगा अगर सारे लोग ना, जितने भी यंग ऑफिसर्स अगर जा रहे हैं, आप लोग अगर अच्छे से काम करेंगे तो ये बदलेगा। लेकिन वही बात आती है कि अकेले हम क्या करें, कैसे क्या करें चीज़ें। तो जो आपकी ही सेम जनरेशन में सब एक साथ जब लोग जाएंगे तो आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ यार चलो कुछ करते हैं। हमारे पीछे जो लोग थे, चलो अब वो जा रहे हैं तो हमारे पास में सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आ रही हैं, एक पूरा नया सिस्टम बन रहा है। तो कभी भी आप ज्वाइन करिएगा डिपार्टमेंट में तो अपने कलीग्स सबके साथ में कनेक्टेड रहिएगा, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं पर भी। आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो रियली में आज अच्छा काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो आप भी कुछ अच्छा करिए, और अच्छा करने के बाद में जो आपको एक अप्रिसिएशन मिलेगा वो बहुत अच्छा होता है, रियल अप्रिसिएशन होता है लाइफ में। कंज्यूमर को अवेयरनेस ही नहीं रिगार्डिंग फूड लॉ, फूड लॉ नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव में बहुत आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत समझाया गया, बताया गया। अगर आपने इनिशिएटिव की क्लासेस करी हैं तो आप वहाँ पर समझोगे, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कि कंज्यूमर कैसे ध्यान दे सकता है। लेकिन नहीं दी जाती है ध्यान चीज़ें, आजकल तो बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए हैं, तो फूड पे ध्यान ही नहीं दे पाते बिल्कुल भी। हाँ, न्यूज़पेपर हमारा पूरी तरीके से बैन है। जैसा कि रক্তিम दास आपने बोला है कि अभी तक कुछ फूड स्टॉल जो हैं दे आर यूजिंग न्यूज़पेपर फॉर पैकिंग फूड, जबकि न्यूज़पेपर हमारे में पूरी तरीके से बैन है। जब हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2028 सॉरी 18 पढ़ते हैं, पैकेजिंग वाला रेगुलेशन जब हम पढ़ते हैं 2018 वाला, तो वहाँ पर क्लियरली न्यूज़पेपर को लेकर के क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करते हैं। वो पूरी तरीके से बैन है, लेकिन उसके बाद भी यूज़ करते हैं लोग। और हम और आप एक्सेप्ट भी कर लेते, उस समय इतना ध्यान भी नहीं देते, चलो ठीक है ले रहा है, मिल रहा है, रख लेते हैं। फूड अथॉरिटी के पावर्स के अगेंस्ट बिग कॉरपोरेट कंपनी में एंड पावर यूज ले सकते हैं, तो क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन जैसे कि मैं समझा नहीं। फूड अथॉरिटी के पावर के अगेंस्ट बिग कॉरपोरेट कंपनी मनी एंड पावर, अच्छा मनी एंड पावर यूज कर सकते हैं तो क्या किया जा सकता है? फूड अथॉरिटी के पावर के अगेंस्ट बिग कॉरपोरेट कंपनी मनी एंड पावर यूज कर सकते हैं तो क्या क्या? फूड अथॉरिटी के पावर के अगेंस्ट अगर करते हैं तो जनरली एक तो क्या है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो अगर अपने लॉ को बेस बना करके चल रहे हैं तो वहां पर वो पूरी तरीके से सेफ माने जाएंगे, ठीक है। अगर वो अपने लॉ को बेस बना करके चल रहे हैं तो वो वहां पर पूरी तरीके से सेफ माने जाएंगे। लेकिन कॉरपोरेट प्लेयर्स इतने बड़े होते हैं कि डायरेक्टली जब भी फूड अथॉरिटी तो नहीं टकराएगी ना, फूड अथॉरिटी तो नहीं टकराएगी किसी भी पर्टिकुलर कॉरपोरेट से। जनरली उस एरिया में जहां पे पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट होता है वहां का सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर उनसे डायरेक्टली टकराएगा। तो वहां पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। वो भी सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम अगर ऊपर अपर हायरार्की में बात करते हैं तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर या कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। अब आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जब आप फूड लॉ में पढ़ोगे, तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वहां पर अगर कोई ऐसा प्रोविजन बन रहा है, किसी को जेल भेजना है, किसी भी पर्टिकुलर मतलब डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी का, ठीक है, ओनर हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकता है, अगर उसको जेल भेजना है तो आपको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। उसको वहाँ पर आपको प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करना होगा, तभी जब आप वहाँ से सैंक्शन करवाएंगे तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपके कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जैसा बोलेंगे वैसा आप करेंगे। तो कुछ बड़े डिसीजंस होते हैं वहाँ पर आपकी अपर हायरार्की आ जाती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर पूरा सिस्टम जब एक साथ मिलजुल के काम नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम होती है। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन नंबर 38 आपको भर भर के पावर्स देता है। आप उनकी पावर्स का जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सही हैं, गुड फेथ में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधे बोल सकते हैं कि कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एज पर लॉ ये जरूरी था और हमने यहाँ पर किया। तो ऐसे ही आप कर सकते हो बस चीज़ों को।
और मैक्सिमम चीज़ों को आप रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हो, बस आप इतना ही काम कर सकते हो। डायरेक्टली आप लीगल एक्शन ऐसे नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर फिर आगे जाके एडजुडिकेशन आ जाएगा, फिर वहाँ पर लॉ में सारी चीज़ें चलेंगी, उसके बाद में ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, एंड करें आज का सेशन। 9:44 हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग आए और एंड तक आप बने रहे, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशली चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग भी आज आए थे, दोबारा से जुड़ना मत भूलिएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा कब आपका डाउट सेशन है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट सभी को।